क्या पढ़ाए थे? अल्कीन। अल्कीन्स को हम लोग ओलिफिन्स भी बोलते हैं। जैसे अल्केन को पैराफिन्स बोला जाता है, इसी तरह अल्कीन को ओलिफिन्स बोला जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रिपरेशंस मेथड। सबसे पहला प्रिपरेशंस मेथड है, दैट वन इज E1 और E2 ऑफ अल्काइल हाइलाइड। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, आपको याद है, E1 एंड E2 ऑफ अल्काइल हाइलाइड। ये पढ़ा चुका हूं तो अब नहीं बताऊंगा, आप वहां पर जाकर रिफर कर सकते हो उसको। E1 एंड E2 ऑफ अल्काइल हाइलाइड जब भी करते हैं तो क्या बनता है? अल्कीन बनता है। दूसरा, फ्रॉम विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड, इससे भी अल्कीन बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं। कुछ दिन पहले बताए थे विसिनल डायोल्स, याद है, दो एडजेसेंट कार्बन पर OH रहता था तो उसको क्या बोलते थे? विसिनल्स। तो यहाँ पर क्या, अगर दो एडजेसेंट कार्बन पर अगर आपका हाइड्रोजन्स है तो इसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे, वहां पर डायोल्स बोलते थे, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। इसी तरह अगर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन्स हो तो इसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड। इससे कैसे बनाएंगे? अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, इस पर अगर हम जिंक डस्ट, रिएजेंट याद रखिएगा, एक तो होता है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या इसके जगह पर जिंक डस्ट ऐसा लिखा रह सकता है, जिंक डस्ट हिट। दोनों रिएजेंट में से कुछ मिल सकता है। इस पर हम कराएंगे तो क्या मिल जाता है? अल्केन मिल जाता है, सॉरी, अल्कीन मिल जाता है। हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, प्लस X2 कर सकते हैं। फिर क्या देखें, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाता है और फाइनली अल्कीन बनता है। अगर किसी को ये चीज तो याद रखना है, ये चीज आपका सर्कल वाली बात हो गई। अब यहाँ पर अगर किसी को समझना है तो ये कैसे होता है, कैसे होता है, तो समझने के लिए मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होने के लिए। अगर सोडियम आयोडाइड लेंगे तो I- है, ये I- क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, ये हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, एलिमिनेशन एक तरह से होगा। ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, याद करो, और ये धीरे धीरे ये भी निकलेगा। एक तरह से क्या हो रहा है? E2 हो रहा है, E2 एलिमिनेशन हो रहा है।
तो फाइनली क्या हुआ, अगर आप इस पर यही सोडियम आयोडाइड और एसीटोन डाल दोगे तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया ये। और प्लस अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन आई को ले लेगा और ये भी हाइड्रोजन लिख लेगा जिसको सोडियम ले लेगा। प्लस अगर लिखना है वो साइड प्रोडक्ट उसको याद नहीं रखना है, NaX प्लस IX, एक तरह से E2 हो रहा है, E2 एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है एंटी एलिमिनेशन होता है, क्या, एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एंटी एलिमिनेशन का मतलब समझते हो, हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, इसके स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व कर, ये क्वेश्चन देते हैं, देखिए pH है, ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड एक तरह से विसिनल डाइहैलाइड है, ये कंपाउंड एक तरह से विसिनल डाइहैलाइड है, दो एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। तो अगर हम इस पर सोडियम आयोडाइड एसीटोन डाल दे और या जो भी जिंक डस्ट हिट कर दे तो क्या होगा। तो अभी इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो इसका हम फीचर प्रोजेक्शंस बनाते हैं, ये फीचर प्रोजेक्शंस, तो फीचर से हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शंस बनाते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन सिखाया हूँ कैसे, ये पता है ना, ये जो फिनाइल होगा और ये फिनाइल बोर्ड के अंदर होगा और ये दोनों ग्रुप इस तरह से निकला होगा, ऐसा समझ रहे हो। तो इसका अगर न्यूमैन बनाएंगे, इसको अगर हम फ्रंट कार्बन मान ले और इसको रियर कार्बन मान ले, आपको पता है कि एक फ्रंट कार्बन और एक रियर कार्बन, याद करो फ्रंट कार्बन पर तीन ग्रुप कौन कौन, तीन ग्रुप कौन कौन, एक फिनाइल और एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन। रियर कार्बन, ये रियर कार्बन, रियर कार्बन पर इस फिनाइल के अपोजिट ये फिनाइल होगा, अपोजिट कहने का मतलब अगर ये बोर्ड के अंदर ये फिनाइल है तो ये भी फिनाइल बोर्ड के अंदर ही होगा और यहाँ पर H और Br निकला हुआ होगा, समझ रहे हो। तो हम क्या बनाएंगे, इसके जस्ट पीछे pH है, इसके जस्ट पीछे Br है और इसके जस्ट पीछे हाइड्रोजन है। अगर मुझे एंटी एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, एंटी एलिमिनेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला कार्बन को पकड़कर घुमाएंगे और इस Br को यहां लेकर आएंगे, तभी जाकर एंटी एलिमिनेशन होगा। ये अभी एंटी एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसको हम पकड़कर घुमाना शुरू किए, तो घुमाएंगे तो क्या होगा, एक बार Br यहां पर आ जाएगा। तो उस समय का सिनारियो बना रहे हैं, जब घुमाने से, रोटेशंस करने से फ्रंट कार्बन को कुछ नहीं किए हैं, PH Br H, बैक कार्बन को घुमाना शुरू किए हैं, घुमाते घुमाते Br यहां पर आ गया। Br जब यहां पर आया तो ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा बताओ, कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर ही आ जाएगा ना। हाँ PH, अच्छा रुक जाओ, ये Br इधर गया, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और PH यहां पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है इतना। चलो अब एंटी एलिमिनेशन होगा, अब ये एंटी एलिमिनेशन होगा, अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो देखो यहाँ पर ऐसा है, pH यहाँ पर है और ये pH अभी डाउन है, तो जब एंटी एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड जब बनेगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये PH और H एक साइड दिखाई देगा। ये जब डबल बॉन्ड बनेगा
तो ये पीएच और एक तरफ पीएच होगा और एक एच होगा, और इधर नीचे भी क्या देगा, पीएच और एच आपको दिखाई देगा, यही देगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनली प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमको ये दिखाई दे रहा है, पीएच दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है एक साइड, और इधर भी नीचे भी क्या, एच और पीएच दिखाई दे रहा है, यही है ना। इसको क्या बोलेंगे बताओ, सिस या ट्रांस, ट्रांस है ना। तो इस तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग सोचते हैं। तो ये एक तरह से ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये कैसा एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन से, ये बात याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस लिखो इसका, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, यू नो, आपको मैं बता चुका हूं, जनरल रिएक्शंस अल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है, याद करो। सबसे पहले तो यही लिख लिया, जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर, जनरल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, लिख लो, जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन आर, alkene and alkyne are electrophilic, electrophilic addition reactions। इसको शॉर्ट में इस तरह से एई पढ़ते हैं लोग, एई, एई मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। और सब है या भाग्य है। जब आते हो ट्रेवलिंग करते हो तो बस उस पर थोड़ा ध्यान रखो, जहाँ पर कम पैसेंजर रहता है वहां पर बैठा करो। आप लोग तो, आप तो बस से नहीं आते, यहीं बगल में रहता है। आप लोग बगल में साइंस सिटी, तो अच्छा दूर हो गया, 20 मिनट। आजकल कंडीशन बहुत खराब है, कंडीशंस, मतलब बहुत पहुंच पहुंच वाले को हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हम लोग तो आम आदमी हैं, इसलिए आम आदमी एक ही चीज कर सकता है, अपना सेफ्टी मेंटेन कर सकता है। और पढ़ने पर थोड़ा अभी फ्रस्ट्रेशन होगा वगैरह वगैरह, पढ़ने पर फोकस्ड रहो। पिछले बार भी तो ऐसा सिनारियो हुआ था, बट उसके बावजूद भी तो एग्जाम हुआ। तो आप लोग पढ़ने पर ही फोकस्ड करें, हाँ थोड़ा डेविएशंस होगा तो उसको कंट्रोल करें अपने आप को, और पढ़े, जितना से जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। नहीं कभी मन लगता है तो कभी कभी माइंड फ्रेश के लिए मूवी वगैरह भी देख सकते हो, बट ज़्यादा उसमें इंगेज नहीं होना है।
आज फिर इलेक्शन है ना, यहाँ इलेक्शन है, पता नहीं आज इलेक्शन है, इधर नहीं। योग लिख लिया। क्या? हाँ, अल्कीन में 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए। बट साइक्लो अल्केन का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, साइक्लो अल्केन और अल्कीन का सेम फॉर्मूला होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एन का वैल्यू। एक रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए, और एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। मीन्स अल्कीन में एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और साइक्लो अल्केन में एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। एंड बोथ आर हैविंग सेम फॉर्मूला, दैट इज CnH2n। देखो थोड़ा यहाँ पर ही देखें, जनरल एक लाइन में याद रखेंगे इसको। ये अल्कीन है, अल्कीन। देखो ऐसा स्पीशीज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ENU, जनरलाइज कर रहे हैं। ENU मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे HCl मतलब वहां पर H+ इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, न्यूक्लियोफाइल मेरा Cl-, वो आएगा तो बताऊंगा, जनरलाइज कर रहा हूँ। मतलब इसको क्या है, ये क्या है बेसिकली, E+NU-, यही है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा फाइनली, होगा क्या, ऐसा होने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में ओनली एडिशंस होता है, आपको याद हो, इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में यही होने वाला है। एक जगह डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक जगह न्यूक्लियोफाइल आएगा। इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके RDS में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। तो ये भी बात लिख लीजिएगा नीचे। लिख लीजिएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड इन द RDS। इलेक्ट्रोफाइल को E+ लिखा करो, उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, E+। इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड इन द RDS, so it is electrophilic addition reactions. So it is electrophilic addition reactions. अब ये दो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म्स, और एक दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म्स। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको देख ले पहले। ये अल्कीन, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यही इसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या करेगा बताओ? ये जो पाई बॉन्ड एक तरह से रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पर अटैक करेगा। एक तरह से अटैक करने से क्या होगा, ये दोनों में से एक कार्बन से जुड़ जाएगा और एक कार्बन पर प्लस आ जाएगा, ऐसा होगा। देखो ये चाहता तो यहां पर भी जुड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बना, इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस बना, सो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। ये कैसा बना, देखो इसको क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके RDS पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, +1 यूनिट का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है।
इसके इंटरमीडिएट में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इसको क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म बोलते हैं। फिर क्या होगा, फास्ट स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल। फास्ट स्टेप में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जो प्लस वाला सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पर अटैक कर देगा और फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं देखो, और यहां पर NU आ जाएगा, हो गया। यही देखो यहां पर E जुड़ गया और NU जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म्स। दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म्स। इसमें क्या होगा, इसको देखिए एक बार। इसके भी स्लो स्टेप में RDS में इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आ रहा है, क्या करता है यहां पर समझिए, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास लोन पेयर भी होता है, तो अपने लोन पेयर से देखो, अगर ये यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स क्रिएट होगा, तो ये अपने लोन पेयर से क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों का बता हुआ, इसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, बट यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जैसे ही डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला कार्बन पर डोनेट कर देता है, और क्या बनता है, 3 मेंबर का एक रिंग बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज साइक्लिक केटायंस, साइक्लिक केटायन इंटरमीडिएट। इसमें नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता था, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें साइक्लिक केटायंस बनता है। फिर हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, बट इट इज हैविंग 3 लोन पेयर्स। ओके, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा बट उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, होगा। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जैसे हाइड्रोजन से आएगा, देखो वहां पर और भी कौन कौन आएगा बताएंगे। और फिर फास्ट स्टेप में क्या होगा, फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा, इन दोनों कार्बन में से किसी पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड तुरंत खुल जाएगा इधर। फाइनली क्या हो जाएगा देखो, इधर न्यूक्लियोफाइल आ गया और इधर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो यही 2 तरह का मैकेनिज्म्स होने वाला है, या तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म्स या तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म्स। ये जनरल रिएक्शंस बता दिया, अब एक एक करके हम रिएक्शंस को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले रेट की बात कर लेते हैं, रेट इंपॉर्टेंट, ये रेट ऑफ, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होगा दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लोग क्या बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस उतना ही फास्टर। जैसे क्वेश्चन है,
नाउ टेल मी कि फर्स्ट थ्री में और फर्स्ट सेकंड और थ्री में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस का ऑर्डर बताएं। 3, वाई 3? हाँ, it has 6 hyperconjugable hydrogens and it has only 3 hyperconjugable hydrogen and it has 0 hyperconjugable hydrogen। तो ऑब्वियसली पीछे क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। तो ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चंस लिख लीजिए। टेल मी द ऑर्डर। इसमें रेट ऑफ यही फास्टर होगा। तो इफेक्ट लगाना आता है। ये कैसा ग्रुप है बताओ? -m ग्रेटर देन -i। ये हाइपर कंजुगेशन बोलना सही रहेगा, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई भी। और ये +m ग्रेटर देन -i। तो अब बताओ किस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन पावर डोनेटिंग पावर बढ़ गया, तो ये जो +m से क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत बढ़ा देगा। समझ रहे हो? फिर उसके बाद ये अपने हाइपर कंजुगेशन से इसको बढ़ा देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। मतलब बेसिकली दिस वन इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। और इसमें क्या करेगा, ये NO2 तो और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का डोनेटिंग पावर और इस न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स अट्रैक्शंस और कम हो गया। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बताओ? 3, 2, 1। ये ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस अल्कीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्काइन। देखो दोनों के पास, अल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड है, अल्काइन के पास भी डबल बॉन्ड है, बट कौन ज्यादा रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस? अल्कीन्स। अच्छा एक और बताए थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के टूवर्ड्स कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है इन दोनों में से? अल्कीन बताए थे। हम बताए थे अल्काइन बताए थे, याद करो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के टूवर्ड्स अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड होता है। बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के टूवर्ड्स अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों, इसको समझे पहले थोड़ा सा, इसका एक्सप्लेनेशन। देखो ये है अल्कीन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स आया, इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा तो ऐसा होगा, देखो यहाँ पर बनेगा, बनेगा, यही RDS है इसका। फिर अगर अगर है आपका, चलो इसको ऐसे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स आया,
नाउ टेल मी व्हिच वन इज मोर स्टेबल्स। तो आपको मैं बताऊं, एक तरह से ये विनाइलिक केटायंस की तरह बन गया ना, विनाइलिक केटायंस एंड विनाइलिक केटायंस आर एक्सट्रीमली लेस स्टेबल्स, बट इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स, ये ज्यादा स्टेबल्स होगा, तो हम बोलेंगे ये मोर स्टेबल्स है और ये लेस स्टेबल्स है। अगर ये मोर स्टेबल्स है तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, अगर ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। चलो लिख लिया। अब एक एक रिएक्शंस को उठाते हैं। एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन्स, एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन्स। पहला रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ HX2 अल्कीन। Addition of HX2 alkenes. HX ऐड होगा, इस तरह से ही ऐड होगा। ये क्या, ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, क्लासिकल। छोड़ो इसको, इसको ऐसे ध्यान रखें। इसका मैकेनिज्म वेरी सिंपल, ये मैकेनिज्म एटलीस्ट मैं बता ही चुका हूं आपको। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H+ अट्रैक्ट करेगा, एक कार्बन पर प्लस आएगा, यही इसका RDS होता है। जल्दी से लिखें मैकेनिज्म्स, क्योंकि जनरल मैकेनिज्म्स मैं बता चुका हूं आपको। और यही फास्ट स्टेप में क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल मींस X- आएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक कर देगा। ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस है, तो इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है और फिर फाइनली क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर X। वहां पर बताते ENU, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ H+ है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर X-। तो इसमें की पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, इसके RDS में कार्बोकेटायंस बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। की पॉइंट्स, intermediate is carbocations, so may rearrange, ये बात ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग ना पढ़ते हैं मार्कोनिकॉव रूल। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जैसे देखो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर ऐड करें, देखो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल था, तो एक जगह इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिए, एक जगह न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिए। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में अभी प्रॉब्लम्स है, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करूं तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं, कहां पर ऐड करूं, इन दोनों पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोफाइल को कहां ऐड करूं, इसको गाइड कौन करता है, मार्कोनिकॉव गाइड करता है। जैसे एक पढ़ाए थे सेटजे रूल, सेटजे रूल कहां पढ़ाए थे, एलिमिनेशन रिएक्शंस में, कि
हाँ, डबल बॉन्ड कहां पर बनेगा? एलिमिनेशन रिएक्शंस में सेट-जेफ, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में मार्कोनिकॉव रूल गाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल को पहले हम कहां पर ऐड करें। तो नेक्स्ट रूल क्या लिखना है? देखो, मार्कोनिकॉव रूल। क्या? मार्कोव निकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल, ये क्या होता है इसको लिख ले पहले एक लाइन में जल्दी सा। लिखे इसमें, according to this rule, according to this rule, electrophiles, electrophiles, इलेक्ट्रोफाइल जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल्स है, X प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल्स है, डॉट 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 ऐसे कर देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल लिखो, is added to that carbon of carbon carbon double bond. Electrophile is added, electrophile is added to that carbon of carbon carbon double bond that give that carbon of carbon carbon double bond comma which gives which gives which gives which gives rise to rise to rise to a more stable carbocations, carbocations, which gives rise to a more stable carbocations. इसके सपोर्ट में यही वाला अल्कीन लेते हैं, ये अल्कीन। अब यहां पर HX आया, HX अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल क्या बोला? इलेक्ट्रोफाइल को वहां पर ऐड करो जिससे आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जैसे मैं इलेक्ट्रोफाइल को अगर यहां पर ऐड करूंगा, देखो ये सिनारियो आएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल को मैं यहां पर ऐड करूं, अब आप ही बताओ विच वन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? पहला वाला है ना। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर ऐड करेंगे और इसके बगल वाला पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे। समझा बात को? तो मार्कोनिकॉव रूल बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर ऐड करें आप? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करें और यहां पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करें। ये है मार्कोनिकॉव रूल्स कि उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करो जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइंस मिलता है। चलो कुछ एग्जांपल देखो। अब प्रोडक्ट बनाए जल्दी सा, प्रोडक्ट बनाओ। चलो तो पहले वाला में क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे और यहाँ पर आयोडीन ऐड करेंगे, ये बना लिए होंगे। दूसरे वाला में क्या, कहां पर बनाओ बताओ?
कहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं? अगर मैं देखो सोचो यहाँ अगर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करूंगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो 5 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करूं तो 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो कहां पर ऐड करूं? हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करूंगा, प्लस यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पर Br आएगा, मीन्स प्रोडक्ट क्या होने वाला है? प्रोडक्ट यहाँ पर Br आने वाला है और यहाँ पर हाइड्रोजन आया होगा। यहाँ पर बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पर ऐड करूं तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन? 2, 4 और एक 5 हो गया। अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करूं तो यहाँ पर प्लस मीन्स कितना हाइपर कंजुगेबल? 3, 5, 6। तो कहां पर प्लस आना चाहिए? यहाँ पर प्लस आना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड कीजिए। अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करेंगे तो Cl को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो समझ रहे होंगे, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर बताओ, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड किया, प्लस यहाँ पर आया, इतना समझ रहे हो? मैं इसमें बताया हूँ कि रीअरेंजमेंट अगर लेस स्टेबल्स बनता है तो मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो ये मोर स्टेबल्स में करने के लिए रिंग एक्सपेंशन करा सकता हूँ, रिंग एक्सपेंशन करा दूं, अगर रिंग एक्सपेंशन तो ये टूटेगा और इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा। मीन्स क्या होगा देखो, ये इसी तरह से रिंग एक्सपेंशन हुआ, 6 मेंबर का रिंग बन गया, 6 मेंबर का रिंग बन गया, यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ पर प्लस है, होगा। अभी ये रिंग एक्सपेंशन अभी हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्योंकि ये सेकेंडरी पर है, टर्सरी पर आना चाहेगा। तो रिंग एक्सपेंशन के बाद क्या हो गया? हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया देखो, यहाँ पर प्लस आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, कहां पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ो बताओ? यहीं पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट होगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो। नेक्स्ट है, दैट वन इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, इसी को हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट, और इसी को हम खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। साइंटिस्ट हैं KHARASCH, देखो तो इसमें पहले एक पॉइंट लिख लो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन R2O2, in case of R2O2, comma HBr is added to unsymmetrical alkene, HBr is added to unsymmetrical alkene, comma opposite to Markovnikov rule, opposite to Markovnikov rule, लिख लिया। एक चीज नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो, peroxide effect is observed, peroxide effect is observed in case of HBr only, in case of HBr only। देखो क्या बोलना चाह रहा है, पहले एक एग्जांपल से समझे।
अगर ऐसा लिखा रहे HBr परऑक्साइड लिखा रहे, HBr परऑक्साइड लिखा रहे, तो हमेशा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना है। तो हम मार्कोनिकोव को याद रखेंगे और उसके उल्टा काम करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करेंगे तभी स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस। बट अभी हम क्या करेंगे, इसके जस्ट उल्टा काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अभी क्या होगा, यही एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हो जाएगा। CH3CH यहाँ पर ऐड करोगे क्या चीज, इलेक्ट्रोफाइल को, और यहाँ पर ऐड करोगे न्यूक्लियोफाइल को। इसी को बोलते हैं AMP, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ये ओनली HBr के केस में ही ऑब्जर्व होता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे दे देता, आपसे पूछता प्रोडक्ट बताओ, तो ये परऑक्साइड आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। इस केस में भी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही बनाओगे। परऑक्साइड इफेक्ट ओनली HBr के केस में ऑब्जर्व होता है। HBr परऑक्साइड दिया रहेगा तभी एंटी मार्कोनिकोव बनाना। HCl परऑक्साइड दिया रहेगा, हम मार्कोनिकोव बनाएंगे। यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। परऑक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ HBr। तो यहाँ पर आप मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही बनाओगे। अगर यहाँ पर ऐसा दिया रहता, देखो ओनली HBr दिया रहता तो क्या करते, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। ओनली हाइड्रोजन परऑक्साइड रहेगा तभी आपको एंटी मार्कोनिकोव बनाना है, ये बात ध्यान रख ले। और किसी केस में दिया रहेगा तो आपको मार्कोनिकोव बनाना है। इसका अगर मैकेनिज्म कोई समझने की कोशिश करे तो मैकेनिज्म भी समझ ले जल्दी से, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आई थिंक सो मेंशंस है। क्योंकि इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म्स। क्या होता है सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये क्या होता है, होमोलिटिकली टूटता है, देखो ऐसे, और क्या बन जाता है, 2 RO डॉट बनता है। दूसरा स्टेप, ये जो RO डॉट बना, ये RO डॉट जाकर HBr से कोलाइड कर जाता है। तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन ले लेगा और यहां पर क्या क्रिएट होगा, Br डॉट प्लस Br डॉट क्रिएट हुआ। ये दोनों इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप है। इनिशिएशन, चेन इनिशिएट हो गया, ये Br डॉट आगे अपना काम करने वाला है। थर्ड स्टेप, ये जो Br डॉट आप बनाए, ये Br डॉट जाकर अल्कीन से कोलाइड करेगा। ये अल्कीन से जाकर कोलाइड करेगा। अब देखो, ये Br डॉट यहां पर समझो, ये Br डॉट यहां पर भी कंबाइन होगा। अगर हो जाए, अगर यहां पर हो जाए तो यहां पर डॉट आ जाएगा, आएगा डॉट। अगर क्या, अगर ये Br डॉट जाकर इससे कंबाइन हो गया तो यहां पर CH डॉट आएगा, आएगा। फिर अगर मान लो कि Br डॉट यहां पर कंबाइन आएगा तो डॉट यहां पर आएगा।
कौन सा डॉट, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, बीच में होगा तो ज्यादा, सेकेंडरी पर ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उस केस में हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा होगा। समझ रहे हो ये बात? फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये Br डॉट जाकर यहाँ पर कंबाइन हो गया तो CH डॉट यहाँ पर आ जाएगा, ये डॉट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 5 हो जाएगा। अगर Br डॉट जाकर यहाँ पर Br जुड़ा तो यहाँ पर डॉट यहाँ पर आ जाएगा, ये डॉट कम स्टेबल, क्योंकि इस केस में ओनली 2 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा। समझ रहे बात को? तो हम क्या करेंगे, हम डॉट यहाँ पर बनाएंगे और Br को यहाँ पर जोड़ेंगे, उससे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्या करने वाले हैं हम, CH3 CH डॉट CH2Br, ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है, इसलिए बनाए हम। अब ये चौथा स्टेप में क्या होता है, HBr से HBr को, ये जो CH डॉट है ना, H डॉट ले लेता है, H डॉट ले लेगा तो क्या बन जाएगा, देखो यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। यही तो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है, आप देख लो वहां पर। और ये Br डॉट, ये दोनों इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन प्रोपागेशन स्टेप है, प्रोपागेशन स्टेप। अब इसको टर्मिनेट कराना है, तो टर्मिनेट कराने का तो बहुत सारा ऑप्शन है। ये जो Br डॉट को खत्म कर दो, दूसरे Br डॉट से कोलाइड करवा दो, Br2 बन गया, ये टर्मिनेशन स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप। तो समझ गए ये चीज। एडिशन ऑफ HX हो गया, फिर एडिशन ऑफ वाटर सीखते हैं, पानी का कैसे एडिशन करेंगे अल्कीन के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वाटर। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजेंस, दूसरा एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन। इसमें भी सबसे पहले वाटर को ऐड करने का 3 तरीका है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जैसे एसिड कैटालाइज्ड, देखो एसिड कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन को हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। इस भाई साहब के लिए रिएजेंट क्या क्या मिल सकता है आपको, H3O+ मिल सकता है और डाइल्यूट H2SO4 मिल सकता है। ये सब रिएजेंट है, ध्यान रखोगे, कुछ भी लिख कर दे सकता है वो। ऐसा भी लिखा रह सकता है H+ वाटर, ये सब रिएजेंट है। इसमें की पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, रीअरेंजमेंट में ऑकर, रीअरेंजमेंट में ऑकर, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है। 2 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और फिर ये लाइन ध्यान रखना है, देखो अल्कीन पर वाटर का एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H+, इलेक्ट्रोफाइल H+, न्यूक्लियोफाइल OH, वाटर है
ऐड होगा, ऑक्सीजन और प्लस चार्ज, H प्लस बाहर निकलेगा, मीन्स फाइनली OH ऐड होता है। अब ये समझ में आना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर ऐड करेंगे मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग? यहाँ पर, तभी प्लस यहाँ पर आएगा। समझ रहे हो? और यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे। तो एक लाइन में रिएक्शंस को आप इस तरह याद रखिएगा, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर H आ गया। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है, रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट भी कराएंगे। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, और यहाँ पर यहीं पर लिख ले, रीअरेंजमेंट में ऑकर। दूसरा डेट वन इज, इसको हम लोग बोलते हैं OMDM। OMDM का मतलब क्या? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या? ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। OM मतलब ऑक्सी मर्क्यूरेशन, DM मतलब डीमर्क्यूरेशन। समझ गए? चलो, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले आप रिएजेंट को ध्यान रखोगे। हाँ, मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं। क्या इसका रिएजेंट है? क्या? मर्क्यूरिक एसीटेट, OAC(2). OAC का मतलब क्या? इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके, O और AC का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से भी लिखा रह सकता है, स्लैश THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, एक तरह से सॉल्वेंट है, स्लैश वाटर। ये पहला रिएजेंट है। दिस रिएजेंट फॉर OM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन के लिए ये रिएजेंट अप्लाई करते हैं। और दूसरा रिएजेंट है दैट इज NaBH4 और H3O+। दिस वन इज फॉर डीमर्क्यूरेशन, दिस वन इज फॉर डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, नाम से बताओ। डीमर्क्यूरेशन, कार्बन मर्क्यूरी बॉन्ड टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसका नाम क्या है? डीमर्क्यूरेशन। तो आप लिख लो, डीमर्क्यूरेशन का मतलब लिख लो क्या? क्लीवेज ऑफ CHG बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड, इसको हम डीमर्क्यूरेशन का मतलब बताया कि CH बॉन्ड टूटेगा और CHG बॉन्ड टूटेगा और CH बॉन्ड बनेगा। इसमें की पॉइंट्स क्या ध्यान रखोगे? मैकेनिज्म्स नहीं जानो, बट की पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। पहला की पॉइंट्स याद रखोगे, इसमें किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता। जैसे इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ये भी पानी का ही एडिशन है, बट रीअरेंजमेंट होता है। बट इसमें क्या फर्क है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट, की पॉइंट, नो रीअरेंजमेंट। दूसरा की पॉइंट, इसमें भी क्या करना है, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है। ये सब की पॉइंट ध्यान रखना है, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है। तीसरा की पॉइंट, वाटर का एडिशन करना है, बट एंटी एडिशन ऑफ वाटर। यहां पर क्या करोगे, एंटी एडिशन ऑफ वाटर करोगे।
एंटी एडिशन ऑफ वाटर। ये की पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल से समझें इसको। क्या ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं, इस पर हम OMDM कराएं, इस तरह से लिखा रहेगा आपको HgOAc होल 2 THF H2O, दूसरा रिएजेंट भी लिखा रहेगा NaBH4 H3O प्लस, ऐसा लिखा रहेगा। ये रिएजेंट देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए OMDM है, मीन्स क्या करना है, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर करना है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करो और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड करो, एंड वाटर शुड बी एडेड इन एंटी एलिमिनेशन ऑर्डर। मतलब क्या, यहाँ पर H और यहाँ पर OH दोनों अपोजिट साइड होगा। ये कैसा एलिमिनेशन, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट और साथ साथ ही एंटी प्रोडक्ट, एंटी एडिशन। सी, इसको बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशंस, पॉपुलरली नोन एज HBO। इसके लिए रिएजेंट बताओ। हाँ, B2H6 या कहीं कहीं पर BH3 भी दिया रहता है। B2H6 पहला रिएजेंट, B2H6 THF और वाटर ही रहता है ना। B2H6 और THF रहता है ओनली। और दूसरा है दैट वन इज H हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ये रिएजेंट हाइड्रोबोरेशंस के लिए है, बोरेशंस के लिए है, और ये रिएजेंट ऑक्सीडेशंस के लिए। ऑक्सीडेशंस में क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशंस में क्या होगा, CB बॉन्ड टूटेगा, CB बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और COH बॉन्ड बनेगा। क्या यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज ऑफ, इसका मैकेनिज्म देखोगे ना तो क्लीवेज ऑफ CB बॉन्ड, कार्बन बोरॉन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। इसमें की पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखोगे जो क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। पहला की पॉइंट्स, इसमें भी नो रीअरेंजमेंट। क्या, नो रीअरेंजमेंट। दूसरा पॉइंट, इसमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स वाटर तो ऐड होगा बट एंटी मार्कोनिकोव मैनर में। क्या, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर। तीसरा पॉइंट, यहां पर सीन एडिशंस होता है, यहां पर सीन एडिशंस, सीन एडिशंस। तो ये 3 की पॉइंट्स ध्यान रखोगे।
अब ये क्वेश्चन के थ्रू समराइज करूं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ये तीनों को ये अल्कीन है, इस अल्कीन पर सबसे पहला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराए, मतलब डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए। इसी अल्कीन पर हम OMDM कराएं, इसी अल्कीन पर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं। तो देखो पहला वाला में रीअरेंजमेंट होता है, सबसे पहले मार्कोनिकोव एडिशन कराए, रीअरेंजमेंट यहाँ पर प्लस आएगा, रिंग एक्सपेंशन कराए, हाइड्राइड शिफ्ट कराए, और लास्टली प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा इस तरह से। आई थिंक सो आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तुरंत वो कार्बोकेटाइंस बनाए थे, वहां पर Br माइनस का एडिशन हुआ था, यहाँ पर OH का एडिशन, वाटर का एडिशन होगा। यहाँ पर बताए इसमें OMDM में क्या होता है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है विदाउट रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो इस तरह से मार्कोनिकोव एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होना चाहिए और OH यहाँ पर ऐड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा OH और यहाँ पर H, दोनों एंटी एडिशंस है, मतलब हाइड्रोजन इधर से आएगा तो OH उधर से आएगा। अब यहां पर भी देखो, यहां पर क्या करना है, सीन एडिशंस एंड एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकोव हाइड्रोबोरेशंस में एंटी मार्कोनिकोव मींस मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करो, बट हम उल्टा काम करेंगे, हम हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करेंगे और OH यहाँ पर ऐड करेंगे, और वो भी दोनों सीन टाइप से। तो समझ में आ गया, तीनों एक साथ समराइज कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शंस लिख ले, दैट वन इज, तो नेक्स्ट होगा एडिशन ऑफ HOX टू अल्कीन। चलो तो अब यहाँ पर इसको रोकते हैं और थोड़ा हम पढ़ लेते हैं इनऑर्गेनिक। चलो कहाँ तक हुआ था, प्लीज चल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली, कोई डाउट नहीं हुआ? नहीं, चलो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब चीज उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, थिंक सो देखोगे तो डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस बना रहे हो तो बन रहा है। क्या बैलेंस बाउंड का बना ही नहीं, ये टेबल समझ में आ गया था, टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, जिसमें D1 D2 D3 के लिए हमेशा D2sp3 होगा। ये टेबल मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लो टेबल्स, और तो कुछ कहीं पढ़ना नहीं है ना। ये एक स्विट्जर रिएजेंट था, उसको समझा अच्छी तरह से।
उसमें इलेक्ट्रॉन का डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, उसको ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वो। तो कोई ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, ये भी ध्यान रखना है, 4D और 3D, सॉरी 4D और 5D सीरीज के लिए हमेशा जितने भी लिगेंड है दे विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब 4D और 5D सीरीज के लिए वीक फील्ड लिगेंड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी लिगेंड ला, हम F माइनस को भी लाएंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, हम ऑक्सिलेट को भी लाएंगे तो भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, हम वाटर को भी लाएंगे तो भी स्ट्रॉन्ग की तरह। जितने भी लिगेंड हैं दे विल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मींस दे हैव एबिलिटी टू डू पेयरिंग, उसके पावर है। अब पेयरिंग पेयरिंग ये भी बता चुका हूं, पेयरिंग तभी होगा जब उसका कुछ फायदा होगा। अगर मुझे अंदर का डी खाली चाहिए और पेयरिंग से हमको एक ही मिल रहा है तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, समझ रहे हो? पेयरिंग का मतलब फायदा, नहीं फायदा पेयरिंग नहीं होगा, चाहे चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों ना हो। ये एक बार टेबल आप देख ले जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वो मिल गया होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए या तो दो ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल्स है, sp3d2, ये भी ऑक्टाहेड्रल्स, बट ये बाहर वाला डी यूज हो रहा है इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और एक होता है d2sp3, d2sp3 इसको हम, ये भी ऑक्टाहेड्रल ही है बट इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कभी कभी पूछते हैं डी कौन सा यूज हो रहा है, डी कौन सा यूज हो रहा है, तो क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है। तो डी हम ऐसा वाला यूज करेंगे जो डी एक्स, अगर डी एक्स स्क्वायर वाला यूज करेंगे, आपको पता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम सेप बताया हूं अगर आपको याद हो तो, ऐसा कुछ था, इसको हम एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते थे। और एक डी जेड स्क्वायर वाला भी यूज करेंगे क्योंकि जेड एक्सिस में एक बाहर एक जेड एक्सिस को तो डी जेड संभाल रहा है, मतलब एक डी बाहर है और एक डी अंदर है, तो बाहर वाला डी को मान लो कि पी जेड संभाल रहा है, तो अंदर वाला डी को कौन संभालेगा, डी जेड स्क्वायर, समझ रहा है? डी जेड स्क्वायर, इसका भी ज्योमेट्री बताया था, ऐसा होता है। और इसमें एक बेल्ट होता है, ये दोनों को अगर आपको याद हो, ये दोनों को हम बोले थे एक्सीएल, और इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में इसको ईजी बोला करते हैं, ईजी। और तीन होता है, अगर डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये सब नॉन एक्सियल्स होते हैं, ये सब ऐसा होता है, नॉन एक्सियल्स होता है। और इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में T2G बुलाया करते हैं। इसको कैसे याद रखोगे, इसमें तीन आता है ना, अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 3 आता है ना, तो टीटीजो में क्या है 1 2 3, इजी में तो 2 ही आता है, 2 ही लेटर आता है, इसमें 3 लेटर आता है, समझ रहा है? ये तीनों को नॉन एक्सियल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल, मतलब इसका लोब्स एक्सिस पर लाई करता है और इसका लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस पर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में है, समझे? ये तो समझते हो। तो अभी मैं ये बता रहा था, देखो D1, यहां पर थोड़ा सा देखो, D1 5 बॉक्स होता है। अब ये समझने की कोशिश करें, D1 होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, D2 होगा तो यहाँ पर, D3 होगा तो यहाँ, D4 होगा तो यहाँ, पहले D3 तक समझे, D1 D2 में यहाँ, D3 में यहाँ। हाइब्रिडाइजेशन के लिए DsP3D2 या तो D2sp3, चाहे D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D3 हो, इन तीनों केस में डी हमेशा दो डी खाली रहता है, समझ रहे हो? ये 2 डी खाली होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होने वाला है, D2sp3,
क्योंकि D1 D2 D3 में ये दो जो D है, अंदर वाला जो D है हमेशा खाली मिलने वाला है। तो या तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई भी लिगेंड हो, हमेशा अंदर वाला 2D खाली मिलेगा। समझा? अगर अब D4 हो गया, D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, इन सब केस में क्या होता है ना, यहां पर लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा। लिगेंड का प्रभाव करने का मतलब, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए तो D4 होने पर क्या होगा, इसको पेयरिंग कराने का पावर है, तुरंत पेयरिंग करा देगा, अंदर वाला 2D खाली। बट अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगा, उसको बाहर वाला D यूज करना पड़ेगा, उस केस में sp3d2। बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D2sp3। समझ रहे हो ये चीज? अगर इसी तरह D5 होगा, D5 होगा तो क्या होगा बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करा देगा, D5 होगा तो क्या होगा, ये पेयरिंग, और यहां पर इस तरह का सिनारियो आ जाएगा। देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें ध्यान रखना, D5 में पेयरिंग कराने के बाद भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, मींस पैरामैग्नेटिक होगा, इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और अंदर वाला 2D खाली हो गया। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर D2sp3 कॉन्फ़िगरेशंस, जो भी हाइब्रिडाइजेशंस। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डी तो आपका पेयरिंग नहीं होगा, बाहर वाला D यूज करना पड़ेगा। इसी तरह D7 होगा, D6 होगा तो क्या होगा, D6 होगा तो क्या होगा, ये भी पेयरिंग करा देगा ये दोनों को। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो अंदर वाला D तब पर भी खाली, और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ऐसा ही रहेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस। अगर D7 होगा तो क्या होगा, D7 होगा तो क्या करता है, तो D7 में एक संभावना बनता है क्या, इसको पहले पेयरिंग कराए और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को D इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और बाहर वाला 4D में रख देगा, बाहर वाला D में रख देगा, ताकि इसका 2D अंदर वाला खाली हो जाए और ये D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन कर सके। समझ रहे हो ये चीज? D8 होगा तो क्या होगा, D8 का सिनारियो समझो थोड़ा। D8, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराने के भी बाद काम नहीं बना, क्यों, क्योंकि अंदर का एक ही D खाली रहेगा। तो इस केस में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा ही नहीं, क्योंकि उसका फायदा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? इसी तरह D8 भी होगा, ये D9 भी होगा तो भी पेयरिंग नहीं होगा, D10 भी होगा तो भी पेयरिंग नहीं होगा। मतलब D8 D9 D10 में हमेशा आपको कॉन्फ़िगरेशन sp3d2 मिलने वाला है। D1 D2 D3 में हमेशा कॉन्फ़िगरेशन D2sp3 मिलने वाला है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। ये चेंजेस क्या होता है, ओनली D4 D5 D6 D7 में होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, या तो sp3d2 या तो D2sp3। इतना समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखना, यही पूरा दिया हुआ है। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स लिया गया है, जैसे निकेल, ये ऐसा है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, तो निकेल अमोनियम 6 और ये 2+ है, तो आपको समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या तो ये या तो ये। अब ये निकेल का एटॉमिक नंबर कितना, 28 मतलब निकेल हमेशा 2+ में, कॉन्फ़िगरेशन 3D8 अभी बता चुका हूं, D8 D9 D10 हमेशा sp3d2। समझ रहे हो? तो इतना देखते ही हमको दिख गया कि ये होगा, हाँ, तो ये देखो तुरंत बन गया, आगे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ही नहीं है हमको। D8 दिखा हमेशा sp3 D3 सॉरी D2, D1 D2 D3 हमेशा D2sp3। तो ये सब हो जाएगा, कर लेंगे। अब हमें लगता है कि एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन जो है वहां पर हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट करके लिखा गया, एक्सेप्शंस को बार बार पढ़ना है।
अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आ जाते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल ही चुका हूं कि बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पक्का रहेगा, पक्का। अगर इसमें कमांड हो गया तो 8 नंबर पक्का, और ज्यादा टफ भी नहीं पूछते। जितना बताया गया उसको बार बार पढ़ोगे तो क्वेश्चंस बनना ही है। और मॉड्यूल का प्रैक्टिस करना है, मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस करोगे, मॉड्यूल में बहुत सारा क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आता है पूछो। तो इसमें देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बोला गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला गया कि ओवरलैपिंग होता है लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल्स मेटल्स का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बट ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अलग थेसिस था। क्या थ्योरी इसने दिया? कि हमेशा लिगेंड और मेटल्स के बीच हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मींस लिगेंड, ये लिगेंड को क्या, अगर निगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, मेटल्स के ऊपर तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज लिगेंड है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज। अगर न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे वाटर क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसको क्या बोला है? दिस इज अ पॉइंट ऑफ डायपोल्स। इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डायपोल्स। समझ रहे हो? तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलना है कि लिगेंड और मेटल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आयनिक नेचर्स का मान रहा है। समझ रहे हो? और जब भी ये लिगेंड मेटल्स की तरफ आएगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है, इसलिए पास आ रहा है। बट यहां पर आपको पता है इसके पास, इसके वैकेंट डी में ऑर्बिटल्स, इसके वैकेंट डी में इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल्स का डी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी पेयरिंग की अभी बात कर रहे थे ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो जब ये लिगेंड और मेटल्स एक दूसरे के पास आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मींस निगेटिवली चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के बीच रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है, मेटल्स का डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। समझ रहे हो बात को? पहले पहले क्या, जब ये लिगेंड बहुत दूर था, तो बहुत दूर होने से क्या होगा, ये जो मेटल्स का डी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये डी जो है मेटल्स का डी इलेक्ट्रॉन पर, ये लिगेंड हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर इक्वल रिपल्सन कर रहा है, सब दूर दूर में। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। क्या? जब लिगेंड दूर है तो दूर पर है तो क्या करेगा ये लिगेंड, जितने भी मेटल्स के डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक पर इक्वल रिपल्सन लगाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फील्ड। और इस सिमेट्रिकल फील्ड से अभी स्प्लिटिंग नहीं होगा, ये चीज लिखा हुआ है उसमें। बट जब ये नजदीक आ जाएगा, नजदीक आने से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो लिगेंड है, इस मेटल्स पर अनइक्वल अनसिमेट्रिकल फील्ड लगाएगा, मींस अनइक्वल रिपल्सन्स करेगा। अनइक्वल रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। एक को बोलते हैं T2G और एक को बोलते हैं EG बोलते हैं। तो यही चीज पूरा लिखा गया है, वहां पर पढ़ोगे। वो पूरा पढ़ोगे तो अब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या है, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऐसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड ऐसा आएगा, लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड सब आ रहा है ऑक्टाहेड्रल्स में। मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानूं और इसको जेड एक्सिस मानूं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 लिगेंड एक्स एक्सिस से आ रहा है, समझा? 2 लिगेंड वाई एक्सिस से आ रहा है, एक इधर से एक इधर से, और 2 लिगेंड एक बाहर से आ रहा है एक अंदर से आ रहा है। मतलब मेटल्स का ओ डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर लाई करता है वो ज्यादा रिपल्सन फील करेगा एज कंपेयर टू मेटल का वो लिगेंड जो नॉन एक्सिस पर लाई करता है। समझ रहा है ये बात को?
क्योंकि अभी जो लिगेंड का अप्रोच है कैसा है, एक्सियल ही है, लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो मेटल्स का वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पर लाई करता है, मेटल्स का कौन सा ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई करता है बताओ? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, मतलब इजी सेट ऑर्बिटल्स फील्स मोर रिपल्सन एज कंपेयर टू T2G इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। समझ रहा है? अगर ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात होगी तो स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स। अगर हम दोनों जेड को हटा दूं, एक बाहर वाला जेड को और एक अंदर वाला जेड को हटा दूं, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। स्क्वायर प्लेनर दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या है, दो लिगेंड एक्स एक्सिस से आ रहा है और दो लिगेंड वाई एक्सिस से आ रहा है। तो इस केस में भी जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होगा दैट विल फील मोर रिपल्सन, मतलब Eg का एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T2G। ज्यादा रिपल्सन मतलब ज्यादा एनर्जी, कम स्टेबिलिटी। अब ये क्या टेट्राहेड्रल में क्या होगा? टेट्राहेड्रल में बताओ? टेट्राहेड्रल में लिगेंड नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आता है। ये है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल से लिगेंड क्या, लिगेंड नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहा है। अगर नॉन एक्सियल डायरेक्शन से आ रहा है तो मेटल्स का वो लिगेंड जो नॉन एक्सियल एक्सिस पर लाई करता है दैट इज T2G will feel more repulsion as compared to axial T2EG। समझ रहे हो ये चीज? तो ये सब चीज थोड़ा बेसिक चीजें ध्यान रखना है, तो वहां पर बता भी दिया गया है, एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक डायग्राम देखो, डायग्राम थोड़ा समझो। देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये मेटल्स का 3D, जब लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, नो रिपल्सन। अभी क्या है, इसमें कोई भी रिपल्सन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो भी है ऐसा ही है। धीरे धीरे लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, मतलब अभी भी डीजेनरेसी मेंटेन है। डीजेनरेसी मेंटेन है मतलब क्या, जो लिगेंड है दैट आर अपोजिंग मेटल्स का डी इलेक्ट्रॉन को जो अपोज कर रहा है, इक्वली अपोज कर रहा है, इक्वली अपोज कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। वो लिखा हुआ वहां पर देखोगे ना, 5d ऑर्बिटल्स in symmetrical field of ligand means ligands are approaching equally, हर एक d ऑर्बिटल्स को इक्वली रिपेल कर रहा है। समझा? ये वाला पहला वाला था 5 degenerate orbitals in absence of ligand, in absence of field। समझा ये चीज? और दिस वन इज in symmetrical field means they are equally repelling each डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स। अब क्या होगा ना, अब अनसिमेट्रिकल फील्ड आएगा। हमें अनसिमेट्रिकल फील्ड आने से क्या होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात है, ऑक्टाहेड्रल तो हमको पता है ऑक्टाहेड्रल में Eg का एनर्जी T2G से ज्यादा होगा, क्योंकि Eg क्या, एक्सियल सेट, एक्सियल सेट। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस के अलोंग आता है, तो एक्सियल वाला ज्यादा रिपल्सन फील करेगा एज कंपेयर टू नॉन एक्सियल। तो हम इसको दो सेट में तोड़ दिए। ये है आपका Eg और ये नीचे क्या है, T2G। ये चीज समझना जरूरी है। Eg मतलब क्या, dx² माइनस वाई स्क्वायर और ये dz², और ये क्या, dxy dyz dzx। समझ रहे हो? ये जो है ना, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। ये इन दोनों जो स्प्लिटिंग होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा नोट। डेल्टा नोट इज व्हाट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। वो क्या, ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक बात और, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगा। ये भी से ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक फील्ड लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग कम। अब ये जो है ना डेल्टा नोट बोलते हैं, या इसको 10 DQ भी बोला जाता है।
10 DQ। एक चीज हो, ये जो बेरी सेंटर से ईजी का जो लेवल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर प्लस को डिनोट करते हैं, नीचे माइनस को डिनोट करते हैं। ऊपर कितना DQ आगे है, तो ऊपर बोलते हैं कि +6 DQ आगे है। नीचे कितना DQ नीचे है, तो हम बोलेंगे -4 DQ नीचे है। क्यों ऐसा बोला +4 -6? क्योंकि ओवरऑल ऊपर देखो, ऊपर 2 ऑर्बिटल्स है, तो एक को माने 6 तो 2 को मानेंगे 6, एक को 6 तो दूसरा को भी 6, मतलब टोटल 12 यूनिट अप है। तो नीचे भी 12 यूनिट डाउन होना चाहिए, तभी ये बेरी सेंटर जीरो एनर्जी लेवल, बेरी सेंटर ही जीरो एनर्जी लेवल। तो अगर एक को -4, दूसरे को भी -4, तीसरों को भी -4, तो टोटल -2 यूनिट डाउन। ये 12 यूनिट अप और ये 12 यूनिट डाउन, इसलिए इसको +6 DQ बोला और इसको -4 DQ बोला। और कभी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 6/10 डेल्टा नोट है, मतलब 0.6 DQ डेल्टा नोट है। कैसे देखो, टोटल डिस्टेंस 10 और ये 6 यूनिट अप, इसलिए 6/10 डेल्टा नोट। नीचे क्या हो जाएगा बताओ, -4/10, दैट इज -0.4 डेल्टा नोट। ये याद रह जाएगा। ये तो एनर्जी का यहां पर हो गया। अब यहां पर देखो एक चीज और आएगा, डेल्टा नोट तो बता दिया, क्रिस्टल फोल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स। एक और पेयरिंग एनर्जी होता है। पेयरिंग एनर्जी मतलब एक ऑर्बिटल्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना है, इलेक्ट्रॉन के बीच तो रिपल्सन होता है, तो अगर एक ऑर्बिटल्स में रखना है तो हमको बाहर से कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल्स में रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो ये पेयरिंग एनर्जी हो गया। फिर ये चीज तो बता चुका हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोट का वैल्यू हाई होगा, ये बता चुका हूं, ये ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा नोट का वैल्यू लो होगा। अब एक चीज यहां पर समझ लो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है ना, ये डेल्टा नोट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोट का वैल्यू ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड में ये कम होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड में हम बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नोट। डेल्टा नोट का वैल्यू लो होता है ना वीक फील्ड लिगेंड में, मतलब वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा। जैसे पेयरिंग और अनपेयरिंग का क्या मतलब है, इसको समझो। अगर आपके पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, तो अभी क्या होगा ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम भरेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हम पेयरिंग कराना प्रीफर करेंगे। इसलिए बोला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में पेयरिंग एनर्जी कम होता है, ये बहुत हाई होता है, समझा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जानते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो हम क्या करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे। समझ गया बात को। तो ये डिफरेंस है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराइए, वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ऊपर भेजिए, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो होता है। ये चीज समझ गया। इसी चीज को अगर समझ गया तो पूरा टेबल है, पूरा टेबल को देख सकते हो। जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन तो T2G में भरना है, T2G में, फिर उसके बाद EG में, तो वो टेबल आप देख सकते हो। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले D1 में T2G में 1 इलेक्ट्रॉन्स, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, और कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिया गया है D2sp3 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। D2 D3 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, D1 D2 D3 कोई लफड़ा नहीं है। D4 में देखो फर्क आ जाएगा, D4 का तो अभी बता चुका हूं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या देखा आपने, क्या देखा, पेयरिंग हो जाएगा, मतलब T2G में पहला, ये देखो 3 चीज लिखा हुआ है,
एक पहला कॉमा दूसरा, पहला तीसरा, वहां पर लिखा हुआ है ना कि पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, D4 में 1,1,1, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो, और Eg में 1 चला जाएगा और फिर 0, और आपका अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या लिखेंगे, T2G 2,1,1, समझ रहा है बात को। अगर D5 होगा तो क्या करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब 2,2,1, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेंगे, मतलब T2G 1,1,1, Eg 1,1, समझिए चीज। तो पूरा टेबल कर लोगे, समझा दिया, मतलब D1, D2, D3 जो अभी समझा रहे थे, D7, D8, D9, D10 में एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। चलो टेबल पढ़ लीजिएगा, टेबल पढ़ लीजिएगा, और टेबल से रिलेटेड कुछ बातें हैं उसको, ये जो होगा ना ये पूरा पढ़ लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो भी जितना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना पूरा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड भी पढ़ लीजिएगा, ये अगले क्लास में होगा। और आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक पढ़ लीजिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।